इतिहास की किताबों के पन्ने जब हम पलटते ना, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी कंकाल या हड्डियों के ढांचे को देख रहे हैं। हाँ, एकदम सही कहा। हाँ, मतलब उसमें तारीखें हैं, युद्धों का पूरा ब्यौरा है, संधियां हैं, जी, सब कुछ एकदम नपातुला और तथ्यों पर आधारित होता है। बिल्कुल एकदम ठोस। वही तो, ये ढांचा हमें आकार तो दिखाता है, लेकिन इसमें ना वो जीवन की धड़कन गायब होती है। लेकिन जब हम मानवीय स्मृतियों या यादों की दुनिया में कदम रखते हैं ना, तो ये सीधा सीधा ढांचा काम करना बंद कर देता है। हाँ, क्योंकि यादें कभी ब्लैक एंड व्हाइट या श्वेत श्याम नहीं होती। बिल्कुल नहीं। वो तो भावनाओं के अनगिनत रंगों में डूबी होती हैं। और आज हम अपनी इस गहरी चर्चा में इसी धुंधली लेकिन जीवन से भरपूर दुनिया में उतरने वाले हैं, जहां यादें साहित्य बन जाती हैं। और इसके लिए हमने एक बहुत ही बेहतरीन विषय चुना है। जी, आज का हमारा विषय है हिंदी साहित्य की एक बेहद शक्तिशाली विधा, जिसे संस्मरण कहते हैं। और इसे हम देखेंगे महादेवी वर्मा जी की रचनाओं के चश्मे से। बिल्कुल। और इस चर्चा के लिए हमने कुछ बहुत ही प्रामाणिक स्रोतों का इस्तेमाल किया है। हाँ, तो सुनने वालों को बता दूं कि हमने इग्नू के अध्ययन सामग्री को खंगाला है, खासकर संस्मरण विधा और पद के साथी में सुभद्रा कुमारी चौहान वाले पाठ को। और साथ ही पटना विमेंस कॉलेज का एक बहुत ही दिलचस्प शोध पत्र भी है, जो महादेवी वर्मा के रेखा चित्रों में दलित संवेदना पर बात करता है। और आखिर में विष्णुकांत शास्त्री जी के संस्मरण का एक छोटा सा लेकिन बहुत गहरा संदर्भ भी है। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे कुछ पन्नों की यादें, मतलब सिर्फ कुछ पन्ने, किसी ऐतिहासिक व्यक्ति या समाज के सबसे उपेक्षित इंसान को हमेशा के लिए अमर कर सकते हैं। सही बात है। तो चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं, क्योंकि ये चर्चा सिर्फ साहित्य की नहीं है, ये इंसानी रिश्तों और समाज को देखने के नजरिए के बारे में है। बिल्कुल। और महादेवी जी की रचनाओं में जाने से पहले ना, हमें ये समझना होगा कि संस्मरण आखिर होता क्या है, मतलब इसका विज्ञान क्या है। हाँ, ये जीवनी से कैसे अलग है। तो इग्नू के स्रोतों से जो सबसे पहली बात निकल कर आती है, वो ये है कि संस्मरण की प्रकृति बहुत ही अंतर्विरोधी होती है। अंतर्विरोधी मतलब विरोधाभास वाला। हाँ, इसे लिखने के लिए ना लेखक को दो अलग-अलग दिशाओं में काम करना पड़ता है। पहले तो उसे लोगों से मिलने जुलने के लिए बहुत बहिर्मुखी मतलब एक्सट्रोवर्ट होना पड़ता है। ताकि वो जान सके सामने वाले को। बिल्कुल। लेकिन जब उसे कलात्मक रूप देने की, लिखने की बारी आती है, तो उसे पूरी तरह से अंतर्मुखी या इंट्रोवर्ट होना पड़ता है। अरे वाह, ये तो मतलब ऐसा हो गया जैसे जैसे बाहरी दुनिया एक जंगल है, जहाँ से लेखक को लकड़ियां या कच्चा माल इकट्ठा करना है। एकदम सटीक उदाहरण है। है ना? बिल्कुल। बाहर तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन जब उसे पकाने की बारी आती है, तो उसे अपने भीतर की उस शांत गुफा में लौटना पड़ता है, जहां दुनिया का कोई शोर ना हो। और स्रोत में इसकी एक बहुत सुंदर उपमा दी गई है। संस्मरण ना किसी गाड़ी के उस आगे पीछे देखने वाले शीशे, रियर व्यू मिरर की तरह होता है। अच्छा, वो कैसे? मतलब जब आप उस शीशे में देखते हैं, तो जिसके बारे में लिखा जा रहा है वो तो दिखता ही है। हाँ, पीछे का रास्ता। बिल्कुल। पर साथ ही लिखने वाले की अपनी छवि भी उस शीशे में झलकती है। अरे गजब। और इसीलिए अंतरंगता यानी इंटीमेसी संस्मरण की नसों में बहने वाले खून की तरह है। इसके बिना संस्मरण एकदम रक्त शून्य या बेजान हो जाता है। तो जीवनी से ये इसलिए अलग हुआ क्योंकि जीवनी किसी इंसान का पूरा विकिपीडिया पेज है। हाँ, जन्म से मरण तक सब कुछ। वही तो। और संस्मरण किसी करीबी दोस्त की सीक्रेट डायरी का वो पन्ना है जिसमें सिर्फ उस दोस्त का अक्स है ना? 100% की बात कही आपने। और रेखाचित्र में भी यही फर्क है। रेखाचित्र में बाहरी रूप रंग होता है, लेकिन संस्मरण में आपसी संवाद और गहराई होती है। पर यहाँ एक सवाल उठता है, मतलब मैं सोच रहा था कि एक लेखक अपनी निजी भावनाओं और जो असल सच्चाई है, जो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है, उसके बीच संतुलन कैसे बनाता है? कहीं वो इंसान की तारीफों के पुल तो नहीं बांध देता? यही तो एक अच्छे संस्मरणकार की पहचान है। और इसे समझने के लिए हमें सीधा महादेवी वर्मा द्वारा लिखे गए सुभद्रा कुमारी चौहान के संस्मरण पर चलना चाहिए। हाँ, पथ के साथी वाला किस्सा। बिल्कुल। ये किस्सा तो मतलब गणित की कॉपी में कविता वाला। सुनने वालों को बता दूं, ये बहुत ही मजेदार किस्सा है। 7वीं कक्षा की सुभद्रा ने 5वीं कक्षा की महादेवी को गणित की कॉपी में चोरी छिपे कविता लिखते हुए पकड़ लिया था। और उस दौर में लड़कियों का कविता लिखना ना एक तरह का अपराध माना जाता था। हाँ बिल्कुल। और सुभद्रा जी ने क्या किया, उन्होंने पूरे हॉस्टल में घूम घूम कर सबको बता दिया कि ये कविता लिखती है। मतलब कोई और होता तो शायद डर जाता, लेकिन वहां से उनकी जो अद्भुत मित्रता शुरू हुई वो कमाल है।
और इसी संस्मरण में सुभद्रा जी के व्यक्तित्व का जो विश्लेषण है वो हैरान करता है। उनकी हंसी बहुत संक्रामक थी। वो कहती थी, मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना। क्या बात है। और उनका स्वभाव बहुत ही विद्रोही और अडिग था। सोचिए 8वीं कक्षा में उन्होंने एक स्वतंत्रता सेनानी से शादी की। 8वीं कक्षा में? हाँ, और महादेवी जी लिखती हैं कि उनके विवाह के जो मंगल कंकण थे वही उनके रण कंकण बन गए। मतलब शादी के कंगन ही युद्ध के कंगन बन गए। बिल्कुल। वो बार बार जेल जाती थीं, घर में बहुत आर्थिक तंगी रहती थी, लेकिन फिर भी उनका घर किसी छोटे साम्राज्य से कम नहीं था जिसे वो खुद गोबर से लिपती थीं। यह जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है ना, वो ये है कि इतिहास के पन्नों में सुभद्रा कुमारी चौहान एक वीर रस की राष्ट्रीय कवयित्री के रूप में दर्ज हैं। खूब लड़ी मर्दानी वाली। हाँ, झांसी की रानी कविता वाली। वही। लेकिन महादेवी के संस्मरण में वो क्या है? वो एक चुलबुली सी महिला हैं जो कांच की प्यालियां, मिर्च का अचार और रंगीन चूड़ियां लेके आती है अपनी सहेली से मिलने। बिल्कुल जैसे किसी छोटे बच्चे को खुश कर रही हो। मतलब एक आम लेकिन असाधारण महिला। और उनका जो सामाजिक विद्रोह था वो तो और भी प्रखर था। इग्नू के पाठ में जिक्र है कि उन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान करने से साफ मना कर दिया था। अरे, उस जमाने में कन्यादान से मना करना? हाँ, उनका तर्क बहुत स्पष्ट था। उन्होंने कहा कि क्या मनुष्य किसी मनुष्य को दान कर सकता है? बाप रे। उनका मानना था कि बेटी कोई निर्जीव वस्तु थोड़ी है जिसे दान कर दिया जाए। ये तो मतलब समाज के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा था उस वक्त। बिल्कुल। खैर, ये तो बात हुई सुभद्रा जी की, लेकिन महादेवी जी की कलम का जादू सिर्फ मशहूर लोगों तक ही सीमित नहीं था, है ना? एकदम सही। और यहीं पर पटना विमेंस कॉलेज के शोध पत्र का संदर्भ आता है। हाँ, दलित और स्त्री संवेदना वाला। जी, अतीत के चलचित्र जो 1941 में आया और स्मृति की रेखाएं जो 1943 में छपा। इन रेखा चित्रों और संस्मरणों में उन्होंने समाज के हाशिए पर खड़े लोगों का जो चित्रण किया है वो अद्भुत है। जैसे वो रामा वाला पात्र। हाँ, रामा, वो उनका घरेलू सेवक था जो दिखने में तो मतलब सूरत के हिसाब से कुरूप था, है ना? हाँ, सूरत से कुरूप था, लेकिन उसका जो सेवा भाव था वो अद्वितीय था और महादेवी जी ने उसे बहुत अगाध स्नेह दिया। और एक वो छोटी बच्ची बिंदा, वो एक बाल विधवा थी। सोचिए, इतनी छोटी उम्र में वो अपनी सौतेली माँ के अमानवीय अत्याचारों का शिकार थी। महादेवी जी लिखती हैं कि वो पिंजरे में बंद किसी छटपटाती चिड़िया जैसी थी। उफ, सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और सबिया एक पति पीड़ित और शोषित महिला थी। ऐसे ही और भी पात्र हैं, घीसा, अलोपी, मुंगिया। पर मैं यहाँ एक बात सोच रहा था जी, इतने सारे दुख, इतनी पीड़ा को अपने अंदर समेटना और फिर उसे कागज पर उतारना, क्या ये एक लेखक को अंदर से तोड़ नहीं देता? मतलब ये तो बहुत भारी काम है। भारी तो है, लेकिन अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें ना, तो महादेवी जी सिर्फ इन पात्रों पर दया नहीं कर रही थीं। अच्छा, तो फिर? दया में तो एक तरह का अहंकार होता है। वो इन तुच्छ समझे जाने वाले लोगों को मानवीय गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी दे रही थी। मतलब उन्हें इंसान होने का रुतबा दे रही थी। बिल्कुल। वो सामंतवादी और जातिवादी सोच पर एक मूक लेकिन बहुत गहरी वैचारिक चोट कर रही थी। सही बात है। उन्होंने तो सत्यम शिवम सुंदरम की जो परिभाषा है ना, जो हमेशा महलों और मंदिरों तक सीमित रहती है, हाँ, उसे वहां से निकालकर गरीबों की झोपड़ियों तक पहुंचा दिया, पसीने और धूल तक। बहुत खूब कहा आपने। और ये सब इतनी गहराई से लोगों के दिलों में उतर कैसे गया? इसका सीधा संबंध है महादेवी जी की भाषा और शैली से। हाँ, ये भी एक बड़ा सवाल है कि कैसी चंद शब्द इतना गहरा चित्र उकेर देते हैं। असल में महादेवी जी मूल रूप से एक कवयित्री तो थी ही, पर वो एक चित्रकार भी थी। अच्छा, पेंटर भी थी? हाँ, इसीलिए उनकी भाषा में एक चित्रमयता या पिक्टोरियल क्वालिटी है। ऐसा लगता है जैसे वो शब्दों से कैनवास पर रंग भर रही हों। कोई उदाहरण है इसका? जैसे वो बचपन की यादों के लिए शैशव की चित्रशाला जैसे शब्दों का प्रयोग करती हैं, मतलब बालपन की आर्ट गैलरी। क्या बात है। उनकी भाषा बहुत संस्कृत निष्ठ और तत्सम शब्दों से भरपूर है, जैसे पुष्पाभरण, आलोक वसना, संचारिणी दीप शिखेव। एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। क्या? अगर वो रामा या सबिया जैसे अनपढ़ और शोषित लोगों के बारे में लिख रही हैं, तो इतने भारी भरकम संस्कृत के शब्द क्यों? मतलब ये तो उनके यथार्थ से बिल्कुल अलग है ना? यही तो उनका मास्टर स्ट्रोक है। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि भाषा बोझिल हो जाएगी या उबाऊ लगेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि विशेषज्ञ मानते हैं कि जब वो एक गरीब सेवक या शोषित महिला के लिए इन राजसी और भारी शब्दों का प्रयोग करती हैं,
तो वो असल में उनका स्तर ऊंचा उठा रही होती है। अरे वाह! वो भाषा के माध्यम से उन्हें वो सम्मान दे रही हैं जो समाज ने उनसे छीन लिया था। भारी शब्द भावनाओं को और सजीव कर देते हैं। मतलब ये भाषा किसी हाई डेफिनेशन HD कैमरे की तरह है एकदम सही एनालॉजी है ना? हाँ। जो एक ही फ्रेम में किसी के माथे की बारीक लकीरें भी दिखा देता है और उसके पीछे की पूरी सामाजिक पृष्ठभूमि भी दिखा देता है। बिल्कुल। गजब। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये समझ आता है कि संस्मरण सिर्फ पुरानी यादों की धूल झाड़ना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा माध्यम है जो हमें सिखाता है कि किसी इंसान को उसकी पूरी सच्चाई, उसकी कमियों और खूबियों के साथ कैसे स्वीकार किया जाए। और महादेवी वर्मा ने यही दिखाया कि चाहे वो देश की सबसे बड़ी कवयित्री हो या घर में काम करने वाला सेवक रामा, हर इंसान एक कहानी है। और वो कहानी सम्मान के साथ सुनी जानी चाहिए। बिल्कुल। और ये जानकारी हम सबके लिए बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि ये हमें अपने आसपास के लोगों को और अधिक गहराई और समानुभूति, एम्पैथी के साथ देखना सिखाती है। सही बात है। हम अक्सर लोगों को सिर्फ उनके बाहरी आवरण से जज कर लेते हैं। वही तो। खैर, अब हम अपने इस गहन विश्लेषण के अंत पर आ गए हैं और जाते जाते मैं सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाना चाहता हूँ। जी बताइए। हमारे स्रोतों में ना विष्णुकांत शास्त्री जी के एक संस्मरण का जिक्र था और उसका नाम है सुधियां उस चंदन के वन की। सुधियां उस चंदन के वन की, मतलब यादें उस चंदन के जंगल की। हाँ, इस शीर्षक से ये आभास होता है कि कुछ यादें चंदन की तरह होती हैं जो हमेशा महकती रहती हैं। बहुत ही खूबसूरत विचार है। तो सुनने वालों, जरा सोचिए, आज आपके जीवन में ऐसा कौन है जो अपने दिमाग में आपके ऊपर एक संस्मरण लिख रहा है? ये तो सोचने वाली बात है ना? और आपके रोजमर्रा के काम, आपका बर्ताव उनके जहन में चंदन की महक छोड़ रहे हैं। या फिर कोई कांटेदार चुभन। बिल्कुल, या फिर कोई कांटेदार चुभन। इस बारे में जरूर सोचिएगा।